हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे अपना यानी हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका चैप्टर नंबर क्लास नंबर 3 है। आज हम उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास नंबर 3 में जो हमारी क्लास नंबर 2 तक थी वहां तक हमने वियोजन अभिक्रिया तक कर लिया था। आई होप कि आपको एक एक अभिक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मतलब अगली अभिक्रिया की। तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब जो क्लास 10th है उसमें जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसमें हमने अभिकारक उत्पाद समीकरण को बैलेंस करना बहुत सारी चीज सीख ली थी। अब जो उसमें हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें नंबर 1 करके हमने हेडिंग डाली थी संयोजन अभिक्रिया होगी थी दोस्तों। उसके बाद में हमने वियोजन अभिक्रिया भी देख ली थी। और जो अब हमारा तीसरा नंबर है वो है हमारा जो भी तीसरी नंबर की अभिक्रिया होगी यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी दोस्तों, उसे हम पढ़ेंगे। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी उसे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो हमने कल एक बार देख लो कि कल हमारी क्लास कहां तक होगी थी। कल हमने सबसे पहले संयोजन, फिर वियोजन, फिर उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सारी अभिक्रिया हम पढ़ते हुए आ रहे थे। तो दोस्तों, हम उसी क्रम में अपनी हेडिंग डालते हैं कि जो हमारी आज की जो अभिक्रिया होगी वो होगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लिख लूं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम हेडिंग डाल रहे हैं रासायनिक। दोस्तों, मैं छोटे यानी शॉर्ट भाषा में लिख दूं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे हम। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे टोटल हम 9 प्रकार की। हमने जो सबसे पहला प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था हमने संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो क्लास जाकर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिए। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी दोस्तों? तीसरी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया। 5वें नंबर की दोस्तों हमारी 5वें नंबर की अभिक्रिया थी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। 6ठे नंबर की दोस्तों हमारी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। 7वें नंबर की जो दोस्तों हमारी अभिक्रिया थी वो थी अपचयन अभिक्रिया। 8वें नंबर की थी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 9वें नंबर की जो हमारी अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको नौ अभिक्रिया के बारे में ना कल ही पढ़ाते थे, बस मैंने अभी हाइडिंग डाली कि कोशिश करेंगे कि आज हम सारी अभिक्रिया खत्म कर लें। आज की क्लास में हम सारी अभिक्रिया खत्म कर लें। तो अब जो हमारे तीसरे नंबर की अभिक्रिया है वो कौन सी है? वो है हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सब हेडिंग डाल लेंगे नंबर 1 करके उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों, ये सारी अभिक्रियाओं को हम कर देते हैं एक बॉक्स में बंद, मतलब ये सारी अभिक्रिया कर देते हैं एक बॉक्स में बंद। और जो हमारे पहले नंबर की अभिक्रिया है, पहले नंबर की कौन सी अभिक्रिया है आज, मतलब वैसे तो तीसरे नंबर की, क्योंकि 2 अभिक्रिया तो हमारी कल कंप्लीट हो गई थी, तो तीसरे नंबर की डाल लेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया मैं बताऊंगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। आपने अब से पहले शायद उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया को इस तरह से समझो जैसे अभिकारक व अभिकारक मिले। अभिकारक मिलने के बाद में क्या होगा? हमें उत्पाद प्राप्त होगा। अभिकारक मिले और अभिकारक से क्या मिला? उत्पाद। तो उत्पाद के साथ में हमें ऊर्जा भी मिलती है, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या मिलता है? हमें ऊर्जा भी मिलती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखो लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया आपने लिखा होगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
जिसमें वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ वे रासायनिक जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा भी मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिलती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिलती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊर्जा भी मिलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कैसे? आपने कोई अभिक्रिया करे और उसमें क्या मिला? हमें एक उत्पाद तो मिल रहा है, लेकिन उत्पाद के रूप में क्या मिली? उत्पाद के साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिल रही है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। ऐसा समझिए जैसे आप खाना ले गए, आप बाजार गए, बाजार से आपने सब्जी खरीदी, सब्जी खरीदने के बाद में आपने क्या बनाया? आपने इसका खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद में आपने क्या बनाया? खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद में आपने उस खाने को क्या कर लिया? खा लिया। क्या करा आपने? उस खाने को खा लिया। तो आपने क्या करा? जो सब्जी लेकर आए थे वे क्या है? तो हमारा अभिकारक है। और जो हमने खाना बनाया वो क्या है? हमारा उत्पाद है। और जो हमने खाना खाने के बाद में हमारे शरीर को जो मिलती है, क्या मिलती है? ऊर्जा। तो कौन सी अभिक्रिया है ये? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ हमें क्या मिलता है? हमें ऊर्जा भी मिलती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम इसके उदाहरण लिखे, जैसे उदाहरण लिख रहे हैं दोस्तों, हमारा उदाहरण है जैसे हमने कल उदाहरण को थोड़े से अलग मार्कर से लिख लिया। उदाहरण छोटा लिख दिया मैंने। उदाहरण जैसे हम कार्बन को क्या करें? जलाएंगे। कार्बन जलाएंगे। आपको पता है कि कार्बन जो जलता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग जलाना संभव है ही नहीं। तो क्या होगा? हमें मिलेगा CO2 और प्लस साथ में मिलेगी उष्मा। क्या मिलेगी? उष्मा मिल सकती है क्या? या इसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो क्या मिलेगी हमें? जब हम कार्बन को जलाएंगे किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगी? उष्मा या क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके नाम सी का मतलब कार्बन। सी का मतलब क्या है? कार्बन। आप ये नाम भी साथ के साथ लिखते चलेंगे। क्या है? कार्बन। और ये क्या है? ये है ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। और साथ में क्या मिला? साथ में मिला कार्बन। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला भैया? हमें साथ में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन को जलाने को कार्बन की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, क्योंकि जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही। तो जब हमने कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला? हमें CO2 मिला, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मिली। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमें एक चीज और मिली। उस चीज का क्या नाम है? उस चीज का नाम है ऊर्जा या उष्मा भी हमें प्राप्त होती है। तो इन जिसमें से उष्मा या ऊर्जा निकलती है उन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप एक बार मेरे साथ याद करेंगे, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया क्या? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या? जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा या उष्मा भी निकलती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या? उष्मा या ऊर्जा मिली। जैसे हम एक उदाहरण और लिखें, जैसे हम ले लें दोस्तों, हम ले लें H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। और हम ले लें N2 का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। मतलब हाइड्रोजन और क्या? नाइट्रोजन। हमने क्या लिया? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिया, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया NH3। क्या बन गया? NH3। क्या बन गया? NH3। मतलब ये क्या बना? ये बना अमोनिया। क्या बना? अमोनिया। क्या बना भैया हमारा? ये बना अमोनिया। तो साथ में क्या मिलेगी? साथ में क्या तो हम इसे उष्मा बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा बोल सकते हैं। मतलब ये भी हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाली अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। आप इसे बैलेंस कमेंट बॉक्स में करके मुझे दिखाएंगे। वैसे चलो मैं बैलेंस कर दूं। कल मैंने सिखाई थी, यहाँ हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितने? यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो रहे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ दोस्तों मैं यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं? 3। तो मैं अगर 2 लगाऊंगा तो 4 हो जाएंगे। लेकिन पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर ले। नाइट्रोजन यहाँ कितने? नाइट्रोजन यहाँ 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन को हम यहाँ 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ 3 दूनी कितने हो गए? हाइड्रोजन 6।
तो हमें यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, यहाँ हमें 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ये क्या होगी हमारी बैलेंस होगी। तो आपको अभिक्रिया भी बैलेंस साथ साथ करनी आ रही होगी। दूसरी अभिक्रिया है, यानी दूसरी हमारी चौथे नंबर की अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो 4 नंबर डाल के लिखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो जो दोस्तों, ये बिल्कुल जो हमारी उष्मा क्षेपी का उल्टा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसी? ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए क्या देनी पड़ती है हमें? उष्मा देनी पड़ती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? उष्मा देनी पड़ती। लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसे लिख ले वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए क्या देनी पड़ती है भैया? ऊर्जा देनी पड़ती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्मा शोषी। क्या कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए, मतलब जब हम इन अभिक्रियाओं को कराएंगे तो इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए क्या देनी पड़ेगी हमें? उष्मा देनी पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण लिखे हम, उदाहरण जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करावें। किसकी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। मतलब हम N2 प्लस O2, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? और ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब जब तक हम इन्हें ऊर्जा नहीं देंगे क्या होगा? ये अभी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी जब तक हम इन्हें क्या नहीं देंगे? ऊर्जा नहीं देंगे। तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा NO। क्या बनेगा? NO। क्या बनेगा? हमारा NO बनेगा, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस, और ऐसे लिख लो नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में ऊर्जा मिलेगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन्हें कराने के लिए क्या की आवश्यकता होती है? उष्मा की आवश्यकता होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी हमारी? ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया हमारी कहलाएगी। जैसे हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी? हम वो लिख लें। जैसे जब हम कार्बन को हम सल्फर के साथ जलाएंगे। किसके? जब हम कार्बन को किसके साथ जलाएंगे? सल्फर के साथ जलाएंगे तो हमारा सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण होगा। कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण होगा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा कार्बन। क्या दोस्तों? ये हमारा है कार्बन। और ये क्या है हमारा? ये हमारा सल्फर। क्या है? सल्फर। ये कार्बन है, क्या है? सल्फर। तो किसका निर्माण हुआ? ये हमारा निर्माण हुआ कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण हुआ। बस दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। हाँ ये नहीं है, ये तो भूल गए हम कि इसे क्या होगी? इसे हमें क्या देनी पड़ेगी? हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब तक हम इन्हें ऊर्जा नहीं देंगे क्या होंगी? ये वाली रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होने की। तो हम कार्बन और सल्फर को जब ऊर्जा देंगे तो कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण हो जाएगा। बैलेंस कर ले। कार्बन कितना? 1, कार्बन 1। सल्फर कितने? सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर कितने? यहाँ सल्फर 2 है। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। कार्बन डाई सल्फाइड का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है वो भी समझ में आ गई होगी। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे समझिए, जैसे कैसा समझाऊं मैं आपको? क्या उदाहरण दो रोज की मतलब की जिंदगी का?
हाँ, सपोज करिए आप, मैं दो दो तरह के इंसान बनाता हूँ। एक, बस दोस्तों ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, बस मेरी ड्राइंग ऐसी है, ड्राइंग मेरी बस ऐसी है। ये तो है एक, क्या है, ये है एक मजदूर। क्या है, ये है मजदूर, और ये क्या है, ये है ठेकेदार। शायद आप इससे समझ जाओ, ये मजदूर है और ये ठेकेदार है। मजदूर का काम क्या होता है, मजदूर का काम होता है कि काम खत्म होने के बाद में उसे क्या मिलता है, पैसा मिलता है। क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और ठेकेदार का क्या काम, क्या होता है, ठेकेदार का काम होता है कि काम कराने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो सपोज करो कि मजदूर है, तो मजदूर ने जब अपना काम करा तो काम के रूप में उसे क्या मिली, काम कर लिया, लेकिन काम के रूप में उसे क्या मिला, पैसा। पैसे को हम क्या मान सकते हैं, मतलब काम करा उसने तो क्या मिला, पैसा मिला। तो पैसे को हम क्या मान सकते हैं, ऊर्जा। मतलब जब मजदूर काम कर लेता है तो उसे क्या मिलता है, पैसा मिलता है ना, मिलता है। ऐसी ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया से मान लो कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई काम करता है तो काम करने के बाद में उसके बदले क्या मिलता है, उसे पैसा मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा, पैसा कहलाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होगा। मतलब जब आप कोई काम करेंगे, सपोज करिए आपने कोई काम करा, तो जब हम काम करते हैं तो काम के रूप में हमें क्या मिलता है, काम जो करेंगे काम के बदले हमें कोई पैसे तो देगा नहीं देगा। भाई दोस्तों, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो काम के बदले हमें पैसा मिलेगा ना मिलेगा। तो ये है कि हम काम कर रहे हैं तो काम के बदले क्या मिल रहा, पैसा। और पैसा को कैसे मान सकते हैं, ऊर्जा। मतलब जब मजदूर काम करता है तो काम के बदले से क्या मिलता है, पैसा। तो पैसा मतलब वे ऐसी मान लो कि जब हम जो अभिक्रिया कराते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या मिलती है, ऊर्जा। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब मजदूर काम करता है तो उसे क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, तो मजदूर जो है, मजदूर कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, मजदूर भैया हमारा उष्मा क्षेपी। कौन सा, उष्मा क्षेपी का। अब आ जाओ ठेकेदार पे। ठेकेदार है, ठेकेदार को अपना काम कराने के लाख, ठेकेदार को दोस्तों अपना काम कराने के लाख किसके क्या क्या देने पड़ते हैं, इसे अपने पैसे देने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण, ये है उष्मा शोषी। कौन सा, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मतलब अगर कोई मजदूर है, कोई मजदूर को कोई काम कर यानी अगर हम मजदूर से कोई काम कराएंगे तो उसके काम के बदले से पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो पैसे से मान लो कि हमने क्या दे दी, उसे ऊर्जा दे दी। मतलब जब हमने अभी उत्पाद मिला, उत्पाद के साथ में क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। ऐसी जब हम कोई ठेकेदार है तो ठेकेदार को अपना काम पूरा कराने के लिए, ठेकेदार को अपना काम पूरा कराने के लिए किस क्या देना पड़ता है, उसे पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जिसमें पहले पैसे देने पड़े वो क्या कहलाएगा, ठेकेदार। और जिसमें बाद में पैसा मिला वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मजदूर। और मजदूर वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी। और ठेकेदार वाली कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। दोस्तों आई होप कि आपको दोनों अभिक्रिया समझ में आ गई। इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता, कि इससे भी बारीकी से हम समझा सकते हैं। तो उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। अब हमारे चौथे नंबर पर आती है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अब अगली अभिक्रिया हमारी कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तो मैं इन सबको मिटा रहा हूं, ऐसे मैं इसे मिटा रहा हूं। दोस्तों मैं ये उदाहरण वहां लिख दूं, थोड़ा सा बोर्ड पे जगह बच जाएगी। मतलब एक उदाहरण और लिख दें मैं यहाँ, जैसा कार्बन प्लस सल्फर की अभिक्रिया करी, लेकिन सल्फर को क्या देना पड़ेगा, मैं इन दोनों क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। जब भी क्या होगी अभिक्रिया संपन्न होगी तो क्या हो जाएगा, CH2 का निर्माण हो जाएगा। आप बैलेंस अपने हिसाब, चलो बैलेंस में कर दो, नाम अपने लिख लिए होंगे। अगली अभिक्रिया जो है हमारी, जो अगली अभिक्रिया है वो दोस्तों वे है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों हेडिंग डालना है नंबर 4, नंबर 4 नहीं नंबर 5। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या करता, हटा देता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आपके समझ में आ जाएगा। देखो इसमें पहले हम लिख लें, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक, ऐसे लिख लिए, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे
कम, दूसरे कम क्रियाशील तत्व को, क्रियाशील तत्व को, क्रियाशील तत्व को उसके, क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से, उसके स्थान से हटा देता है, उसके स्थान से हटा देता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब समझेंगे कैसे। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया कैसा है। देखो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम पढ़ लेंगे दोस्तों, हमें ये अच्छी तरीके से जब समझ में आएगा जब हम सक्रियता श्रेणी पढ़ लेंगे। बस आप इतना समझिए कि जब कोई एक क्रियाशील तत्व होगा, जब एक कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा तो वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। क्या कर देगा? हटा देगा। मतलब अगर कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व है तो वो उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। आप ऐसा समझिए कि ये आपका ऐसा है। बस ये दोस्तों, बस ये उदाहरण है। बस इस तरह से समझिए कि ये आपकी क्या है दोस्तों, मेरे पास ड्राइंग बनानी नहीं आती है। आपकी क्या है? ये आपकी क्लासरूम है। ये सब क्लासरूम है और ये सब क्या कर रहे हैं? बच्चे बैठे हुए हैं। कोई ये क्या कर रहे हैं? बच्चे बैठे हुए हैं। सपोज करिए आप ऐसे मानिए कि आप पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या है, थोड़ा सा शरीर से कमजोर है। तो कोई दूसरा लड़का आएगा जो क्लास में यानी थोड़ा सा मजबूत होगा। मतलब ये क्या है? ये क्लास में मोटा लड़का है, मतलब मजबूत तगड़ा लड़का है। तो क्या करेगा? ये कमजोर लड़के को उसके स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा और उसके स्थान पर आकर खुद आकर बैठ जाएगा और अपना स्थान उसे ग्रहण करने देगा। मतलब वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। मतलब कैसे? क्या है? ये कोई मजबूत है और ये क्या है? कमजोर है। तो मजबूत क्या करेगा? कमजोर को उसके स्थान से हटा देगा और उसके स्थान पर खुद आकर बैठ जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण दोस्तों उदाहरण लिखेंगे जैसे FeCuSO4, FeCuSO4। Fe का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब आपने पढ़ा है, Fe का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? Fe का मतलब होता है आयरन। Cu का मतलब क्या होता है? Cu का मतलब होता है कॉपर। क्या मतलब? कॉपर सल्फेट। क्या नाम मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कॉपर सल्फेट। Fe का मतलब आयरन, Cu का मतलब कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा कि ये है ना, देखो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम होता है और जो सबसे नीचे होता है वो होता है Au। अब क्या होगा? इसके नीचे सोडियम होगा, सारे तत्व ऐसे होंगे और बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से नीचे भी क्या होगा? हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है और कॉपर इससे हाइड्रोजन से ऊपर क्या आता है? Fe आता है। तो सक्रियता श्रेणी में इतना ध्यान रखना, जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, इसमें क्या होता है? इसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो क्या करता है? इसमें जो सबसे ऊपरला जो तत्व होगा क्या होगा? जो सबसे ऊपरला तत्व होगा वो क्या होगा? वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा और जो सबसे निचला तत्व होगा वो क्या होगा? वो कम क्रियाशील होगा। मतलब जो जितने ऊपर बैठा वो इतना ही पावरफुल। तो अब आप ये बताइए कि Fe कहाँ है? Fe ऊपर है और Cu कहाँ है? Cu नीचे है। तो Fe ज्यादा पावरफुल होगा नहीं होगा? भाई Fe ज्यादा पावरफुल होगा नहीं होगा? तो Fe क्या करता है? Cu को उसके स्थान से हटा देता है। क्या करता है? Cu को उसके स्थान से हटा देता है। देखो कैसे? Fe क्या कहेगा? इससे कहेगा Cu से, ओ भाई ऐसा खड़ा हो, ऐसा खड़ा हो, और इसकी जगह कौन आकर बैठ जाएगा? इसकी जगह आकर बैठ जाएगा FeSO4। और Cu क्या होगा? Cu बेचारा एक तरफ अलग हट जाएगा। मतलब जो ये पहले कॉपर सल्फेट था अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। आप मैंने कल इसका एक नाम और बताया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मैंने Fe का नाम एक और बताया था, वो नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और उसके बाद में Cu का मतलब क्या है? Cu का मतलब है कॉपर। क्या मतलब है Cu का? कॉपर। तो कॉपर अलग हो जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मतलब क्या करा? आयरन क्या है? आयरन मतलब लोहा क्या है? कॉपर से मजबूत है। मजबूत का मतलब ऐसे नहीं कि वो उससे कठोर है, मतलब है कि ये क्या है? ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में से क्या है? ऊपर है। तो Fe क्या करता है? कॉपर को उसके स्थान से हटा देते हैं। देखो ऐसा एक तरीका और है। सपोज करो आप क्या है, ये आपकी फैमिली है, ये क्या आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली गई है कहीं घूमने। सपोज करो आपकी फैमिली मामा के गई हुई। कहाँ गई? तुम्हारे मामा के यानी मामी के यानी अपनी
अम्मी के घर यानी अपनी माँ के घर गए हुए, तो अपने मामा गए हुए। सबको ये तुम्हारे मामा घर है और तुम क्या है, तुम ऐसे एक चारपाई पे आके सारे बैठ के, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, माँ है, ये तुम्हारा भाई है, और ये क्या है, ये तुम हो। क्या हो, तुम हो, मतलब तुम सबसे छोटे हो। अब क्या हुआ, एक कोई दूसरा आया, सपोज करो वहां तुम्हारे मामा ही आगे, क्या आगे, मामा आगे, कौन आगे, मामा आगे। तो तुम क्या करोगे, तुम अपना स्थान वहां से छोड़ दोगे और अपने स्थान पर किसे बैठने दोगे, अपने मामा को बैठने दोगे। क्यों बैठने दोगे, क्योंकि तुम्हारे मामा क्या है, तुमसे पावरफुल है, तुम क्या हो, थोड़े उनसे कमजोर हो। तो हमेशा ध्यान रखना, जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें कमजोर तत्व को उसके स्थान से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर कौन आगे बैठ जाता है, अधिक क्रियाशील तत्व आके बैठ जाता है। दोस्तों आयोग की आपके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएगा। मतलब जब कमजोर तत्व को उसके स्थान से हटा देते हैं और मजबूत तत्व उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है, तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे हम एक उदाहरण लिखे हैं, जैसे हम ले में Zn, जिंक ले में, क्या ले में हम, जिंक ले में, और जिंक के साथ में हम दोस्तों ले लें FeSO4। ये क्या हमारा, ये है जिंक, ये क्या है FeSO4 का आयरन सल्फेट। क्या नाम है इसका, आयरन सल्फेट। तो क्या होगा, अब ध्यान रखना, अब Fe क्या है, Fe आयरन से नीचे आता है। क्या आता है, Fe आयरन से नीचे आता है। जब मैं तुम्हें सक्रियता श्रेणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छी तरीके से तुम्हें बताऊंगा। बस अब आप इतना समझो कि Fe क्या आता है, Fe किससे, जिंक से नीचे आता है। किससे नीचे आता है, जिंक से। तो क्या होगा भैया, इससे क्या होगा, जैसे Fe को हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा, अब ये आप अच्छी तरीके से जान गए। क्यों, क्योंकि Fe क्या है, Fe जिंक से छोटा है। क्या है, Fe जिंक से छोटा है। तो जिंक आएगा, जिंक कहेगा भाई ओ इससे खड़ा हो, क्या भाई इससे खड़ा हो, हट ले इससे, और क्या करेगा, इसे लात मार के क्या करेगा, इसे भगा देगा कि भाई इससे हट जा, ये सीट क्या है मेरी। क्यों, क्योंकि मैं तेरे से क्या हूं, मजबूत हूं। मैं तेरे से क्या हूं, ज्यादा शक्तिशाली हूं। मैं तेरे से क्या हूं, ज्यादा मजबूत हूं। और इसके स्थान से क्या करेगा, इसे हटा देगा और इसके स्थान पे क्या आएगा, खुद आके बैठ जाएगा। तो कुछ समझ में आया कि, और इसके स्थान पे क्या करेगा भैया, इसके स्थान पर आकर खुद बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस Fe। मतलब जहां पहले आयरन सल्फेट बनना था वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और Fe का मतलब क्या, आयरन अलग हो जाएगा। आयरन क्या, आयरन अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी समझ में आई। अब मैं अगर आपको एक अभिक्रिया, अगर मैं अब आपको एक अभिक्रिया करने को दूं तो आप एक अभिक्रिया करके ले आएंगे। अगर मैं आपको एक अभिक्रिया दूं तो आप इस अभिक्रिया को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। जिस बच्चे की भी समझ में आ गया होगा वो इस अभिक्रिया को करेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे और कर देंगे कि भैया हमारी समझ में क्या आ गया, कि साजिद भैया हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ गया। तो मैं ये अभिक्रिया लिख रहा हूं। अगली अभिक्रिया ये है पीबी। पीबी का मतलब होता है लेड, मतलब सीसा। पीबी का मतलब लेड मतलब सीसा। इसकी अभिक्रिया CuCl2 किसके साथ, CuCl2। CuCl2 का नाम कौन बताएगा, CuCl2 का जो नाम होता है वो होता है कॉपर क्लोराइड। क्या नाम होता है, कॉपर क्लोराइड। CuCl2 का मतलब कॉपर क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं। तो अब क्या होगा भैया, पीबी क्या है, पीबी का मतलब होता है लेड। क्या, लेड। क्या, लेड। अब पीबी क्या है, पीबी Cu से क्या है, मजबूत है, तकड़ा है, पावरफुल है, मतलब उसकी बॉडी सोडी क्या है, बनी हुई है। अब क्या करेगा, पीबी क्या करेगा, Cu से कहेगा ओ भाई इससे निकल रहा या तुझे अच्छी तरीके से सुधारो। क्यों, क्योंकि पीबी क्या है, मजबूत है, और ये Cu क्या है, Cu है भैया हल्का। तो पीबी कहेगा Cu से भाई अपने स्थान से हट जा और तेरे स्थान पे क्या करूंगा, तेरे स्थान पर मैं आकर बैठ जाऊंगा। क्या करूंगा, तेरे स्थान पर मैं आकर बैठ जाऊंगा। और सब ये किस तरह की अभिक्रिया होगी, आप ये वाली अभिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपके यहाँ तक अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब दोस्तों हमारी कितनी अभिक्रिया होगी, हमारी होगी विस्थापन तक होगी। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। हमारी 6 नंबर की 6 नंबर की हेडिंग में होती है द्विव विस्थापन। द्विव विस्थापन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विव विस्थापन अभिक्रिया में अंतर समझ लो कि दोनों में अभिक्रियाओं में अंतर क्या होता है। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि एक शक्तिशाली मतलब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या होता है,
जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें दोनों अपने आयनों का क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसमें दोनों ही क्या करते हैं, दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। देखो समझेंगे, इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वे रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जिसमें अभिकारक के यौगिकों के, जिसमें किसके, अभिकारक के यौगिकों, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों आयन बदलकर, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों का आयन बदलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका, नए उत्पाद का निर्माण, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम आयन समझ लें कि आयन क्या होते हैं। तो दोस्तों आयन मैं बताता हूं क्या होते हैं, आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आयन जान ले कि आयन क्या होते हैं। हम फिर इन्हें आयन को मिटा देंगे, हम लिखेंगे आयन। क्या लिखेंगे, आयन। जैसे हमारे NaCl है, अब NaCl क्या है, NaCl क्या है, दोनों आयन। आयन का मतलब जो दो से मिलकर बनाओ, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक, वे क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। जैसे NaCl, तो NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो Na प्लस में टूटता है और Cl का में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। दोस्तों ये अच्छी तरीके से मैं जब तुम्हें आयनिक यौगिकों का बनना सिखाऊंगा ना, मैं यहाँ बनना सिखाऊंगा कि Na पे प्लस चार्ज क्यों आता है, Cl पे माइनस चार्ज क्यों आता है, Na प्लस Cl क्यों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो भी आयन होते हैं क्यों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े होते हैं। मैं ये सब तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस आप इतना समझिए कि आयन का मतलब क्या होता है। जैसे NaCl है तो Na प्लस होगा और Cl क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा। जैसे हम लेवे और उदाहरण लेवे, जैसे हम लेवे HCl, क्या लेवे दोस्तों, हम लेवे, दोस्तों ये मार्कर नहीं चल रहा, हम क्या लेवे, हम ले ले HCl, क्या ले ले, बिलाई की ले ले दोस्तों, हम ले ले HCl, तो काय में टूटेगा, H प्लस में और Cl काय में टूटेगा भैया हमारा माइनस में, H प्लस में और Cl काय में टूटेगा भैया हमारा माइनस में। जैसे हम ले ले Na2SO4, क्या टूट ले ले Na2SO4, तो काय में Na2 काय में टूटेगा प्लस में और SO4 काय में टूटेगा, SO4 टूटेगा दोस्तों माइनस में, SO4 टूटेगा, दोनों में टूटते हैं। जैसे हम ले ले दोस्तों KCl, तो K काय में टूटेगा, K प्लस में टूटेगा और Cl काय में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, मतलब K प्लस में टूटेगा और Cl काय में टूटेगा माइनस में। जैसे ले ले BaCl2, तो Ba काय में टूटेगा, Ba प्लस में टूटेगा और Cl2 काय में टूटेगा, Cl2 माइनस में टूटेगा, Ba प्लस में टूटेगा, Cl2 काय में टूटेगा भैया हमारा माइनस में टूटेगा। जैसे हम ले ले AgNO3, क्या ले ले AgNO3, तो Ag काय में टूटेगा प्लस में और NO3 काय में टूटेगा भैया, NO3 टूटेगा हमारा माइनस में, NO3 काय में टूटेगा हमारा माइनस में। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमारा आयन क्या होते हैं। मतलब जब हमारे ये जैसे Na है, NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में, H है H प्लस Cl माइनस में, Na2SO4 Na प्लस और SO4 माइनस में, K प्लस में और Cl माइनस में, Ba प्लस में Cl2 माइनस में, Ag प्लस में और NO3 काय में माइनस में टूटेगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आयन। आयन का मतलब है जो दो चीज से मिलकर धन प्लस धनायन प्लस ऋणायन क्या बन गया, आयन। जिस पर दो चार्ज हो, प्लस वाला माइनस वाला, 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 जो प्लस और माइनस में टूट जाए वो क्या होते हैं, होते हैं आयन। क्या होते हैं, आयन। जैसे हमारे ये होते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया दोस्तों, AgNO3 हो गया, ये क्या है BaCl2 हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे सब है आयन जो प्लस और माइनस दोनों में टूट जाते हैं। आपके समझ में आया होगा कि कैसे टूट रहे।
इसके बाद में हम देखो कोई अभिक्रिया लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं आपके लीले से ले लें उदाहरण, वही लिखना उदाहरण, इसे मिटो। उदाहरण में जैसे हम लेते हैं Na2SO4, क्या करते हैं हम लेते हैं Na2SO4 को साथ में क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं BaCl प्लस BaCl, Na2SO4 को साथ में क्या लेते हैं BaCl। बताओ भैया तुम बताओ, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, हमने डेफिनेशन में लिखा वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों के आयन बदलकर, क्या करते हैं आयन बदलकर, अगर मैं मैं इस वाले आयन को देखूं, अरे इस वाले यौगिक को देखूं, तो इसमें ये Na प्लस का आयन टूटेगा प्लस में, और SO4 का आयन टूटेगा माइनस में, Ba प्लस का आयन टूटेगा माइनस में, और Cl का आयन टूटेगा माइनस में, Cl2 का आयन टूटेगा माइनस में। तो ध्यान रखना इसका क्या होगा, इससे तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, प्लस इधर लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस की तरफ को क्या होता है आकर्षित, क्या होता है आकर्षित, माइनस किसके साथ, माइनस किसकी तरफ को आकर्षित होता है, प्लस की तरफ को क्या होता है आकर्षित, प्लस और प्लस क्या होते हैं, प्लस और प्लस क्या होते हैं प्रतिकर्षित, क्या होते हैं प्रतिकर्षित, माइनस और माइनस क्या होता है, ये भी क्या होते हैं प्रतिकर्षित। मतलब समझो ऐसे, जैसे कोई दो विपरीत चीज है, विपरीत चीज का मतलब जैसे एक तो प्लस होगी, एक होगी क्या होगी माइनस होगी, तो अगर जैसे ये एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होंगे ये एक दूसरे की तरफ को क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ को आकर्षित होंगे, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे आंखें चिपक जाएंगी, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। जैसे हमारा क्या हुआ है, जैसे हम ले लें एक प्लस प्लस, जैसे ऐसे समझो एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, क्या करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, चाहे माइनस प्लस हो क्या करेंगे एक दूसरे को खींचेंगे, लेकिन जैसे दोनों प्लस प्लस है अब एक दूसरे को खींचने की जगह क्या करेंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। अब अगर दोनों ही माइनस हो तो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित। आयोग की आपके समझ में आया होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हमारा ऐसे Na प्लस होगा तो इससे क्या होगा Cl होगा नहीं होगा, मतलब ऐसे जैसे हमारा Na प्लस निकला, हमारा Na प्लस निकला तो ऐसे क्या निकलेगा Cl माइनस निकलेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl और प्लस अगर ऐसे हमारा SO4 माइनस वाला निकला तो इससे क्या निकलेगा BaSO4, क्या निकलेगा BaSO4। बस इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ Na कितने दो, यहाँ Na कितना है, यहाँ Na 1 है, तो Na को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ 2 का लगा दूंगा। यहाँ SO4 कितना, SO4 1 है तो यहाँ भी SO4 कितना है 1 है। यहाँ Ba कितना है, यहाँ Ba 1 है तो यहाँ Ba 1 है। यहाँ Cl2 2 है तो ये वाले दोस्तों Cl2 से काउंट करो, Cl2 2 है। इसका नाम है Na2 का मतलब है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है Na2 का मतलब है सोडियम सल्फेट। आपने लिख लिया होगा Na का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब सल्फेट। दोस्तों आप एक रजिस्टर बनाएंगे और उसमें पिछले मैंने आपको जब बताया था कि पिछले इनके नाम लिखते चलेंगे। सोडियम सल्फेट, Ba का मतलब क्या बैरियम सल्फेट, बैरियम Ba का मतलब क्या बैरियम सल्फेट, NaCl का मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड है, Cl का मतलब क्लोराइड। Ba का मतलब क्या, Ba का मतलब बैरियम और SO4 का मतलब क्या, SO4 का मतलब है सल्फेट। क्या मतलब है सल्फेट, बैरियम सल्फेट। दोस्तों आई होप कि आपके अभिक्रिया समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको अभिक्रिया नहीं समझ में आई तो मैं एक तरीका और बताता हूँ, एक बार बस पानी पी लूं फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कैसे याद रखेंगे इसे। देखो हम इसे एक तरीके से और याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप सब शहर में रहते होंगे या गांव में रहते होंगे, भाई आप सबका पड़ोस तो होगा नहीं, आपका पड़ोस तो कोई ना कोई होगा, भाई आपके पड़ोसी तो होंगे, चाहे आप शहर में रहने वाले हो या गांव में रहने वाले हो। तो ये बताइए जैसे ये है एक घर और ये है दूसरा घर, सपोज करो ये राम का घर है और ये किसका घर है, ये श्याम का घर है, मतलब किसी का ही घर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या होता है पड़ोस में, मतलब जो पड़ोस होता है ये क्या एक दूसरे के पड़ोसी है, क्या है एक दूसरे के पड़ोसी है, क्या है एक दूसरे के पड़ोसी। सपोज करो राम के घर में से, यानी राम के घर नमक खत्म हो गया, क्या हो गया राम के घर क्या हो गया नमक खत्म हो गया,
और श्याम के घर में क्या हो गया, श्याम के घर में क्या हो गया, श्याम के घर में सपोज करो ये श्याम है, श्याम ना लिखो, श्याम के घर में क्या खत्म हो गया, श्याम के घर में खत्म होगी चीनी, क्या होगी, चीनी, क्या खत्म होगी, चीनी। राम के घर में क्या खत्म हुआ, राम के घर में हो गया नमक खत्म, श्याम के घर में क्या खत्म हो गया भैया, श्याम के घर में होगी चीनी खत्म। अब चीनी दोनों करें कैसा पूरी भाई, भाई जरूरत तो दोनों को है। शाम को क्या, राम को क्या बनाना था, राम को खाना बनाना था, और शाम को क्या बनाना था भैया, शाम को बनानी थी चाय। अब क्या करें, दोनों अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, राम गया भाग के भैया श्याम के द्वारा कि श्याम भाई मेरे पास नमक खत्म हो गया, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। वो कहने लगा ठीक है भाई, राम भाई ले जाओ तो नमक। फिर ऐसी श्याम गया राम के पास कि श्याम भाई मेरे घर में भी क्या खत्म होगी, मेरे घर में भी चीनी खत्म होगी, मुझे चीनी दे दो। राम ने शाम से क्या ली, राम ने शाम से चीनी ली, और श्याम ने राम से क्या लिया, नमक लिया। मतलब इन दोनों ने क्या करा, अपना एक दूसरे का आदान प्रदान करा, नहीं करा। राम के घर में नमक खत्म था तो उसने शाम से ले लिया, श्याम के घर में चीनी खत्म थी, श्याम ने किससे ले ली, राम से ले ली। तो बताओ एक दूसरे ने आदान प्रदान करा, नहीं करा भाई, एक दूसरे ने आदान प्रदान करा अपनी चीजों का। ऐसी वाली अभिक्रिया है। नु बताओ यहाँ इस वाले Cl को किसकी जरूरत थी, इस वाले Cl को Na की जरूरत थी, तो इसने क्या करा, इससे Na ले लिया, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। इस वाले Ba को SO4 की जरूरत थी, तो इस वाले Ba ने SO4 ले लिया, तो BaSO4 बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। मतलब विस्थापन अभिक्रिया वे होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। और आयनों का आदान प्रदान कैसा होगा, मतलब जिसको जिस हिसाब से जरूरत है वो उस हिसाब से उससे आयन ले लेगा। जैसे इससे Na की जरूरत थी, किससे, Na को जरूरत थी Cl की, तो Na ने किससे लिया, दूसरे वाले कंपाउंड से, क्या भैया मुझे Cl दे दे। वो कहने लगा तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, नो हाँ भाई मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, भाई तू रख ले, तेरी जरूरत पूरी होगी, तू खुश रहे। तो Na को क्या मिल गया, Cl मिल गया। क्यों, क्योंकि Na प्लस वाला Cl माइनस वाला। अब तुम कहोगे भैया Na को Cl की क्या जरूरत है, Na Ba तो ले सकता, भाई Na Ba को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अभी मैंने इतनी बड़ी तुम्हें राम कथा बताई है। क्या बताई मैंने, राम कथा बताई है, इसमें क्या बताया, मैंने बताया कि भैया प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है प्रतिकर्षित, और प्लस माइनस क्या होता है आकर्षित। जब Na किसकी मांग करेगा, इससे NaCl की मांग करेगा, ना कि Ba की मांग करेगा। SO4 से किसकी, Cl2 की मांग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया, क्योंकि Cl2 क्या है, Cl2 हमारा माइनस है, और तो Ba क्या हमारा, Ba प्लस है, तो SO4 किसकी मांग करेगा, Ba की मांग करेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये अभिक्रिया समझ आ गई, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट मिलकर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक उदाहरण इसे मिटा दूं, मतलब ये ऐसे मान लो कि पड़ोसी मतलब अपनी जरूरत के अनुसार एक दूसरे से आदान प्रदान करने क्या कहलाता है, तो अपनी जरूरत के अनुसार इसने इससे ले लिया, इसने इससे ले लिया, क्या होगी, तो इसका नाम रख देंगे हम कौन सा, इसका नाम रख देंगे पड़ोसी वाली अभिक्रिया। कौन सी, पड़ोसी वाली अभिक्रिया। कौन सी, पड़ोसी वाली अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखे यहाँ लिख दें पड़ोसी वाली अभिक्रिया। कौन सी, पड़ोसी वाली, पड़ोसी अभिक्रिया। तो अब जब भी द्वितीय विस्थापन की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, द्वितीय विस्थापन की बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि पड़ोसी। भैया ने क्या बताया था, साजिद भैया ने क्या बताया, साजिद भैया ने बताया था पड़ोसी। कौन सा, पड़ोसी वाली अभिक्रिया। हमने पड़ोसी से क्या करा, पड़ोसी से अपनी जरूरत की चीज पूरी नहीं करते, भाई तू ये वाला ले ले, मुझे ये वाला दे दे, अपनी दोनों की जरूरत पूरी होगी, तो कौन सी अभिक्रिया, पड़ोसी अभिक्रिया। दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। देखो हम एक उदाहरण और ले लें इसका, हम ले हम क्या ले हम ले लें अब क्या AgNO3 ले रहे हैं। हम क्या ले हम ले AgNO3। AgNO3 और एक और ले लो AgNO3 और साथ में ले लें AgCl। AgCl क्या होता है, AgCl तो क्या कटेगा, Ag प्लस में कटेगा और Cl माइनस में कटेगा, Cl माइनस में कटेगा, तो क्या लेंगे हम लेंगे AgCl। अब इनके नाम तुम समझदार हो, इनके नाम लिखोगे Ag का मतलब क्या है, Ag का मतलब होता है स्विमिंग। अब दोस्तों मैंने लिखा AgCl को नोट लेना, Ag प्लस Cl मतलब हमने लिया AgNO3 को साथ में लेंगे KCl। KCl मतलब क्या दोस्तों, KCl हां KCl कर रखा। तो अब आप बताएंगे कि Ag टूटेगा प्लस में, NO3 टूटेगा माइनस में, K टूटेगा प्लस में, Cl टूटेगा माइनस में। Ag का मतलब क्या होता है, AgNO3 का मतलब होता है Ag का मतलब सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर, और NO3 का मतलब क्या होता है नाइट्रेट। क्या मतलब होता है नाइट्रेट। K का मतलब क्या होता है पोटेशियम, K का मतलब क्या होता है पोटेशियम, और Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड। क्या मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या होगा दोस्तों, हिस्सा Ag किसी ने Cl, तो क्या हो जाएगा AgCl।
और इसे NO3 का जरूरत है। NO3 किसकी जरूरत है दोस्तों? NO3 की जरूरत है K की। किसकी जरूरत है? K की। K NO3 बन जाएगा। अब आप पूछो कि भैया तुम्हें कैसा पता चल रहा है कि K को NO3 की जरूरत है, Ag को Cl की जरूरत है? अरे भाई यहाँ सामने लिखा हुआ है कि Ag क्या है? Ag प्लस है, तो ये दूसरे वाले से उधार लेगा। अब मतलब जब Ag के पास प्लस वाला है तो दूसरे से क्या लेगा? सपोज करो तुम्हारे पास नमक है और तुम्हें जरूरत है चीनी की, तो तुम दूसरे से चीनी तो लेगाओगे, जाकर नमक थोड़ी लेगाओगे। जब Ag के पास प्लस वाला है तो प्लस वाला क्या लेगा? ये Cl वाला लेगा, तो क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा। KCl जब K के पास प्लस है तो ये Ag थोड़ी क्या लेगा? NO3, तो क्या बनेगा? KNO3। AgCl का मतलब क्या है? AgCl का मतलब AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है? सिल्वर क्लोराइड। और KNO3 का मतलब क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पड़ोसी वाली अभिक्रिया समझ में आ गई। समझ में आ गई? तो भाई बिठा दें। अब चले नई अभिक्रिया की तरफ। अब हमारी कौन सी अभिक्रिया है? हमारी जो अब ये अभिक्रिया है, अब आती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया कर लेंगे। ये अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ दूंगा दोस्तों से मिलकर और हम इसे साथ के साथ करेंगे, एक साथ करेंगे दोस्तों। तीन अभिक्रिया रहेगी, जल्दी से तीन अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे, फिर आज की क्लास हो जाएगी हमारी खत्म। तो फिर कल से मतलब शायद कल वाला चैप्टर हमें मिला, कल वाला चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। या दोस्तों इसे अभी इस चैप्टर को हम कल ही कराएं। क्यों? क्योंकि हमारा है नहीं, फिर कल के लिए क्लास बहुत छोटी हो जाएगी कल की। मतलब अगर आज मैंने ये करा दी तो कल की क्लास क्या हो जाएगी हमारी? कल की क्लास हो जाएगी हमारी बहुत छोटी, और हमें क्लास छोटी नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास क्या बचेगा? फिर हमारे पास बचेंगे दो तीन टॉपिक बचेंगे। कौन कौन से टॉपिक बचेंगे हमारे पास? विकृत गतिता और संचारण। क्या बचेगा? विकृत गतिता और संचारण बचेगा। क्या दोस्तों? चार तीन अभिक्रिया और दो टॉपिक, मतलब टोटल कितने बचे? टोटल बचे हमारे पाँच टॉपिक। एक संचारण रहेगा, एक विकृत गतिता रहेगी। तो ये टॉपिक करेंगे हम कल को खत्म। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक और नई क्लास।